तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका सब्जेक्ट है BPSE 142 यानी वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति। इसका जो आपका एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है 30 जून 2026। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा आज का वीडियो है। अगर आपका एग्जाम 30 जून 2026 को इस सब्जेक्ट का है तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखना। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपका जो परीक्षा है, जो आपका पेपर है, वो बहुत ही अच्छी तरह से जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो कि पिछले 5 साल में रिपीट हुए हैं इग्नू एग्जाम के अंदर। 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस ईयर्स, वो क्वेश्चन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके हिसाब से मैं आपको इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके पेपर में आने के चांस बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। ठीक है, आपका जो कोड है वो है BPSE 142, वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति। यानी वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति किस प्रकार की है वो आपको इस वीडियो में, इस चैप्टर में समझ में आएगा और इस बुक में भी समझ में आएगा। देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। इग्नू परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी संभावित प्रश्न होंगे इसमें। परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक तैयार किए गए हैं इसमें, उसके हिसाब से क्वेश्चन आपको इसमें समझ में आएगा। एक वीडियो में जो है आपका परीक्षा लगभग खत्म हो जाएगा। 100% फोकस है इस पे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसको स्किप ना करें। तो आगे चलते हैं। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन पॉइंट पर, और मेरा नाम है अर्जुन। तो आगे चलते हैं। और मैं आपको बता दूं, आपका पेपर है 30 जून 2026 को। ठीक है, 30 जून 2026 को आपका पेपर है। और उस पेपर से संबंधित अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आके पूछ सकते हो। दोनों का यूजर नेम आप सभी को दिख रहा है। ठीक है, बाकी आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप PDF नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम पे एक चैनल है जिसका नाम है स्मार्ट एजुकेशन पॉइंट, पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका PDF, प्लस आप कुछ भी मांगना चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं, हमारा वीडियो स्टार्ट हो रहा है तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपका पेपर बहुत ही नज़दीक है। आपको ये वीडियो पूरा देखना है, इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको ये वीडियो फुल देखना है। वीडियो स्किप करोगे तो आपको क्वेश्चन पूरा समझ में नहीं आएगा। मैंने इसमें ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलते हैं, हमारा वीडियो अब से शुरू होगा। देखो, जो पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपका किताब है। किताब का जो कोड है वो है BPSE 142, और इसका जो टाइटल है वो है वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति। ठीक है, ये हमारा बुक का टाइटल है। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस किताब का अर्थ क्या होगा। इस किताब का, जैसा कि इसका नाम है, वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति, तो विदेश नीति का अर्थ होता है, जैसे मान लो, पहले मैं आपको बता दूं कि विदेश नीति क्या होता है। विदेश नीति का मतलब होता है अपने देश के अलावा दूसरों देश के साथ संबंध बनाना। यानी जो हमारा देश है भारत, अब भारत किसी अन्य देशों के साथ अपना संबंध बनाता है, यानी रिलेशन बनाता है, उसी को कहते हैं भारत की विदेश नीति। विदेश मतलब अपने देश के अलावा जो भी देश हैं उनके साथ नीति बनाना और कार्य करना। ठीक है, उसको ही कहते हैं विदेश नीति। और आप इस पूरे बुक में जितने भी क्वेश्चन है सभी इसी के ऊपर आधारित है, और सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं विदेश नीति पर ही घूमता है। तो अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति दशकों में कैसे विकसित हुई, चर्चा कीजिए। जो अब भारत की जो विदेश नीति है वो 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम कैसी थी, प्लस आज सन 2026 में भारत की विदेश नीति किस प्रकार पलटी है या बदली है, वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, पिछले दशकों में कैसे भारत की विदेश नीति बदली वो आपको बताना है। भारत की विदेश नीति स्वतंत्रता के समय गुटनिरपेक्षता से विकसित होकर आज रणनीतिक स्वायत्तता और बहु संरेखण के सिद्धांत पर आधारित है। जो हमारा भारत की विदेश नीति है वो शुरू में, जब शीत युद्ध चल रहा था, या जब आज़ादी मिली, या जब 1950 या 60 का दशक चल रहा था, तब क्या था कि गुटनिरपेक्षता की नीति चल रही थी। उस समय दो कह सकते हो महाशक्ति, या जो दो देश थे वो हमारे थे सोवियत संघ और अमेरिका। ठीक है, इनके बीच में जो भी संघर्ष चल रहा था, जो भी इनका युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध, उनके बीच जो है ना गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाना, यानी दोनों गुटों से बराबर दूरी रखना, ये हमारा था विदेश नीति। ठीक है, पहले।
लेकिन जब दशक बीता, 10 साल 20 साल बीते, तब धीरे धीरे क्या हुआ कि विदेश नीति में बदलाव आए। पिछले कुछ दशकों में यह नीति जो है आदर्शवाद और कूटनीति से आगे बढ़कर आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और मुखर वैश्विक भागीदारी पर केंद्रित हो गई है। जो आने वाला समय था वो आदर्शवादी पर, कूटनीति पर और आर्थिक विकास जैसे मामलों पे क्या हुआ ना कि हमारा विदेश नीति बदल गया। पहले जो है सिर्फ गुटनिरपेक्षता के ऊपर थी, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि चेंज आने लग गया। और हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है कि भारत की विदेश नीति में दशकों में क्या क्या बदलाव हुए, प्लस कैसे कैसे विकसित हुआ, यानी कैसे बदलाव आए वो आपको बताना है। ठीक है, देखो दशकों के अनुसार भारतीय विदेश नीति के विकास को इन प्रमुख चरणों से समझा जा सकता है। जैसे मान लो मैं आपको चरण वाइज समझाऊंगा, एकदम स्टेज वाइज समझाऊंगा कि पहले क्या था, फिर क्या हुआ और फिर क्या हो गया। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पहला जो पॉइंट है वो है नेहरू युग और गुटनिरपेक्षता 1947 से 1960 का दशक। ठीक है, इस समय क्या था कि इस समय नेहरू जी का प्रभुत्व था, प्लस ये जो है गुटनिरपेक्षता की नीति को अपना रहे थे, दो महाशक्तियों से बचने के लिए, या फिर उनके साथ जो व्यवहार है वो बराबर हो। ठीक है, किसी के साथ ज़्यादा ना हो, किसी के साथ कम ना हो, दोनों से बराबर दूरी बना के रखना, किसी से दोस्ती नहीं करना, किसी से दुश्मनी नहीं करना, दोनों से बराबर ही संबंध दूरी बनाकर रखना, यानी गुटनिरपेक्ष रहना। मुख्य सिद्धांत क्या है इसमें, शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के दौरान दोनों महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ से समान दूरी बनाए रखना, ये इनका सिद्धांत था। कब, 1947 से लेके 60 के दशक के बीच में। इस समय हमारी विदेश नीति कुछ इस प्रकार की थी और इस समय का सिद्धांत ये था। प्लस क्या था कि पंचशील यानी चीन और अन्य एशियाई देश जैसे इनके साथ क्या हुआ कि पंचशील समझौता हो गया। क्यों हुआ, तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत पर जोर। ये क्या हुआ कि इस समय भारत का चीन के साथ पंचशील समझौता हो जाता है, जिसमें 5 मुख्य बातें आती हैं। इन 5 बातों पे क्या करता है कि भारत पंचशील समझौता कर लेता है। समझ गए, इस दशक में दूसरी बात यह है और इनका उद्देश्य नव स्वतंत्र राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा करना, वैश्विक शांति को बढ़ावा देना। 1947 से 60 का दशक क्या कहता है कि इस समय भारत की विदेश नीति बिल्कुल ऐसी थी कि हमें दो महाशक्तियों से बराबर दूरी बना के रखनी है, प्लस हमें गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाना है। ठीक है, ये था पहला इनका सिद्धांत। और इस दौर में क्या था कि चीन के साथ हमने पंचशील समझौता कर लिया था। क्यों कर लिया था, शांति स्थापित करने के लिए। और इस समय इनका उद्देश्य क्या था कि जो राष्ट्र की संप्रभुता है उसकी रक्षा करना और वैश्विक जो शांति है उसको बढ़ावा देना। वैश्विक मतलब विश्व के अंदर जो शांति है उसको बढ़ावा देना। ये क्या है, ये जो पूरा मैंने आपको कहानी बताया ना, ये एक भारतीय नीति है। भारत की जो विदेश संबंध है ना उसके समय एक नीति है, यानी 1947 से 60 के बीच में इनका नीति ये था। फिर क्या हुआ, कुछ समय आगे बढ़ा। अब 1947 से लेके 60 तक तो ये था, लेकिन जब 1960 खत्म हुआ, 70 का दशक आया, 80 का दशक आया, तो उस समय भारत की नीति जो है ना, भारत की विदेश नीति वो धीरे धीरे बदलती चली गई, बदलती चली गई। और अब क्या हो गया, क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में उभार, मजबूत रुख। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को करारी शिकस्त देना और बांग्लादेश के निर्माण में अहम भूमिका, जो युद्ध होता है उसमें अहम भूमिका। ठीक है, सोवियत संघ के साथ घनिष्ठता, यानी 1971 की भारत सोवियत शांति और सहयोग शांति, जिसने अमेरिका, चीन, पाकिस्तान दूरी का मुकाबला किया। परमाणु क्षमता, 1974 में पोखरण 1 और परमाणु परीक्षण के साथ अपनी रक्षात्मक क्षमताओं का प्रदर्शन। और फिर 1970 और 80 के दशक में क्या होता है, ये बदलाव आते हैं। फिर आगे चल के और बदलाव आता है, आर्थिक उदारीकरण और लुक ईस्ट। 1990 का दशक, आर्थिक कूटनीति। देखो सोवियत संघ के पतन और 1991 के आर्थिक संकट के बाद विदेश नीति का केंद्र आर्थिक सुधार और विदेशी निवेश और व्यापार बन गया। ठीक है, जब 1991 में क्या होता है, शीत युद्ध समाप्त हो जाता है, अमेरिका एक महाशक्ति बच जाती है, सोवियत संघ जो है वो टूट जाती है। ठीक है, और अमेरिका का वर्चस्व कायम हो जाता है, एक ध्रुवीय विश्व हो जाता है। ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे आसियान के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने की शुरुआत।
जब 1991 के दशक के बाद क्या होता है, भारत की विदेश नीति में बदलाव आता है, जैसा कि क्वेश्चन ही हमारा ये था। तो बदलाव आ रहा है, और बदलाव आ रहा है कि जो एशियाई देश है आसियान के साथ आर्थिक रणनीति बनाना और मजबूत करना। ठीक है। परमाणु नीति 1998 के पोखरण 2 और परमाणु परीक्षण के जरिए भारत एक जिम्मेदार परमाणु संपन्न राष्ट्र के रूप में उभरा। 1998 की ये बात है। आपने ये देखा 1947 से लेकर 1998 तक किस प्रकार से भारत की विदेश नीति विस्तारित हुई, किस प्रकार विकसित हुआ। ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखो चौथा हमारा पॉइंट है रणनीतिक स्वायत्तता और विस्तार। सन 2000 से लेकर 2010 का जो दशक है, भारत अमेरिका परमाणु समझौता, यानी सन 2005 में क्या होता है, वैश्विक स्तर पर अमेरिका के साथ रणनीतिक और रक्षा साझेदारी में भारी उछाल आता है। बहुपक्षीय जुड़ाव जैसे ब्रिक्स हो गया, ब्राजील, रसिया, इंडोनेशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है। और G20 हो गया। और इसका जो प्रारंभिक चरण है, जैसे मंचों के लिए जरिए वैश्विक व्यवस्था में सक्रिय भागीदारी, ये धीरे धीरे क्या होता है, बहुपक्ष के रूप में बात करते हैं। पड़ोसी देशों को प्राथमिकता, गुजरात सिद्धांत और नेबरहुड फर्स्ट की नीतियों के माध्यम से दक्षिण एशिया में कूटनीतिक पकड़ मजबूत करना। ठीक है। पांचवा हमारा पॉइंट हो जाएगा मुखर कूटनीति और बहु संरेखन। 2015 से वर्तमान समय की बात है। ग्लोबल साउथ की आवाज। ठीक है। वर्तमान में भारत खुद को ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में पेश कर रहा है। विश्वसनीय संतुलन, भारत एक और पश्चिमी देशों के साथ घनिष्ठ रक्षा संबंध रखता है, वहीं दूसरी और रूस और ब्रिक्स जैसे मंचों से भी जुड़ा हुआ है। यह किसी एक गुट में शामिल होने के बजाय राष्ट्रीय हितों के आधार पर सभी से संबंध रखने की नीति है। सक्रिय सुरक्षा, देखो सीमा सुरक्षा और आतंकवाद। ठीक है। सीमा सुरक्षा और आतंकवाद रोधी मामलों में स्पष्ट व कठोर रूप अपनाना। मैंने आपको इसमें क्या बताया, मैंने आपको इसमें ये बताया कि भारत की विदेश नीति दशकों में कैसे विस्तारित हुई, कैसे विकसित हुई, ये मैंने आपको इसमें पूरा बताया है। यहाँ पर हमारा जो ये टॉपिक है, ये हमारा जो क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जब आपका पेपर होगा तो हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। ठीक है। प्लस वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो आप पूरा वॉच करना, आप वीडियो स्किप मत करना, आपको वीडियो पूरा देखना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अपना दूसरा प्रश्न। देखो आपको क्वेश्चन पहले समझना है, क्वेश्चन पहले आप समझ लोगे ना तो आपको आंसर देने में बहुत ही आसानी रहेगा। मेन बात क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है ना, तो अगर आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लोगे तो भी आप कहीं ना कहीं पॉइंट बनाकर या कहीं ना कहीं पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर ही दोगे, आपका नंबर कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है ना, तो आप बस क्वेश्चन को समझ लो कि इसमें पूछ क्या रहा है। अगर आप ये भी समझ लोगे ना, तो आपको इतना तो अंदाजा मिल जाएगा कि आपको क्वेश्चन में लिखना क्या है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो पहले आप क्वेश्चन समझो। देखो भारत विदेश नीति को थिंक टैंक कैसे प्रभावित करते हैं, विस्तार से बताइए। अब आपने क्वेश्चन में क्या समझा, क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत विदेश नीति को थिंक टैंक कैसे प्रभावित करता है। अब ये थिंक टैंक क्या है और ये भारत की विदेश नीति को कैसे प्रभावित करता है, आपको ये बताना है। कितना आसान है। भारत की विदेश नीति को जो थिंक टैंक है ये कैसे प्रभावित करता है, आपको पहले यही बताना है। देखो थिंक टैंक शोध, विश्लेषण और रणनीतिक संवाद के जरिए भारत की विदेश नीति को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। वह सरकार और आम जनता के बीच खाई को पाट कर कूटनीतिक फैसलों को एक अकादमिक और व्यवहारिक आधार प्रदान करते हैं। देखो जो हमारा कूटनीतिक है, ये अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, और जो हमारा थिंक टैंक है ये कहीं ना कहीं विश्लेषण और जो रणनीतिक संवाद है इनके जरिए कहीं ना कहीं विदेश नीति को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो हमारा थिंक टैंक है ये भारत की विदेश नीति को दो प्रकार से प्रभावित करता है। पहला जो हमारा प्रकार है वो क्या है, वो है प्रत्यक्ष रूप से, यानी सामने से जाके जो है प्रभावित कर देगा। या दूसरा क्या है, अप्रत्यक्ष, यानी सामने से ना जाके ना एकदम छुप छुप के जो है प्रभावित कर देगा, अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष मतलब सीधा
अप्रत्यक्ष मतलब सीधा नहीं, ठीक है। दो तरीके से भारत की विदेश नीति को ये जो है थिंक टैंक वो प्रभावित करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आपको वीडियो पूरा देखना है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। बात करते हैं भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने में जो थिंक टैंक है इसकी क्या क्या भूमिका है। पहली भूमिका क्या है, वो है अनुसंधान और नीतिगत दस्तावेज। अब इसको हम समझते हैं, मुख्य पॉइंट है, मेन पॉइंट है अनुसंधान और नीतिगत दस्तावेज। तो वो थिंक टैंक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, रक्षा और सुरक्षा मुद्दों पर गहन शोध करते हैं और व्यवहारिक सुझाव तैयार करते हैं। वह क्या है ना, विशिष्ट नीतिगत दस्तावेज प्रकाशित करते हैं जिनका उपयोग विदेश मंत्रालय MEA द्वारा रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रमुख थिंक टैंक अक्सर इंडो पैसिफिक खाड़ी देशों के संबंधों और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर सरकार को डेटा आधारित विकल्प प्रदान करते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है थिंक टैंक के अंदर, वो है कूटनीतिक संवाद और टैंक टू कूटनीति। देखो, भारत के थिंक टैंक जैसे ऑब्जर्वर, ठीक है, रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF, ठीक है, विभिन्न देशों के रासायनिकों, सरकारी अधिकारियों और रणनीतिक विशेषज्ञों को एक मंच पर लाते हैं। जब आधिकारिक वार्ता यानी ट्रैक 1 में गतिरोध आता है तो ये अनौपचारिक टैंक 2 वार्ताएं आयोजित करते हैं, जिससे संवेदनशील मुद्दों पर पर्दे के पीछे बातचीत और समाधान के लिए नए रास्ते निकलते हैं। तो हमारा कहने का जो कूटनीतिक है, कूटनीतिक क्या है ना, एक संवाद होता है, जब हम बातचीत करते हैं उसी को कहते हैं। ये भी एक बात करने का तरीका होता है। इससे कहीं ना क्या होता है कि जो हमारे मुद्दे हैं उसके पीछे जो पर्दे हैं वो उनका कहने का समाधान मिलता है, ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है जनमत और विमर्श का निर्माण। देखो, जनमत का मतलब मैं आपको बता दूं, जनमत का मतलब देखो, जनमत दो शब्दों से मिलकर बना है, जन जमा में मत। जन का मतलब होता है जनता, ठीक है, और मत का मतलब होता है वोट, या हम इसको योगदान भी कह सकते हैं, आप इसको योगदान भी कह सकते हो, ठीक है। और विमर्श का मतलब हम विचार विमर्श करते हैं, ठीक है। देखो, ये संस्थान सेमिनार, सेमिनार क्या होता है, एक प्रकार का आयोजन होता है, जो मान लो कहीं एक माहौल, कोई ऐसा कॉन्फ्रेंस या फिर मान लो ऐसा कोई सेमिनार लगा है जहाँ बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं, ठीक है, उसको कहते हैं सेमिनार, या उसको सम्मेलन भी कहते हैं। मान लो बहुत लोगों का एक समूह है या बहुत लोग कार्यक्रम में आए, जो कार्यक्रम होता है ना उसको कहते हैं सम्मेलन। और मीडिया, लेख और कॉलम, देखो जो मीडिया है उनके लेख और जो कॉलम होते हैं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मामलों को सार्वजनिक चर्चा का विषय बनाते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय मामला होता है उसको कहीं ना कहीं मीडिया जो लेख और कॉलम के माध्यम से बहुत ज़्यादा सार्वजनिक जो है ना चर्चा का विषय बना देते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों को। इससे इससे सरकार को किसी भी विदेशी निर्णय या अंतर्राष्ट्रीय संधि पर जनता की नब्ज समझने और अपनी नीतियों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने में मदद मिलती है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा जनमत और विमर्श का निर्माण। जब जनमत और विमर्श का निर्माण होगा तो कहीं ना कहीं हमारी भारत की विदेश नीति में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेंगे, ठीक है। आपको वीडियो पूरा देखते हुए चलना है। आपका पेपर 30 तारीख को है, 30 जून 2026 को है, इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है। प्लस आपको पेपर होने से पहले तो वीडियो को देख लेना है, ठीक है। चौथा पॉइंट आपके सामने है बहुपक्षीय मंचों और गठबंधनों के लिए ब्लूप्रिंट। देखो, वैश्विक मंचों पर भारत की स्थिति कैसी होनी चाहिए, इसमें थिंक टैंकों का बड़ा योगदान है। उदाहरण के लिए आप मान सकते हो ब्रिक्स को ले सकते हो, ब्राजील, रसिया, इंडोनेशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इसका फुल फॉर्म है। देखो, ग्लोबल साउथ यानी ग्लोबल साउथ से जुड़े मामलों में अनुसंधान कर ये टैंक, जो थिंक टैंक है, वो भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करने में सक्रिय भूमिका निभाती है। देखो देखो, थिंक मतलब होता है विचार, टैंक मतलब विचार का एक उत्थान कह सकते हो आप, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं जो विचार विमर्श जो है ये भी कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आपको मैं एक एक पॉइंट एकदम सरल भाषा में बता रहा हूँ। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं आपकी कमेंट देख सकूं कि आप क्या क्या कमेंट करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो, पांचवा हमारा पॉइंट है क्षेत्र विशिष्ट, एरिया स्पेसिफिक विशेषज्ञता। देखो, विदेश नीति में कई सूक्ष्म और तकनीकी पहलू शामिल होते हैं। जो हमारा विदेश नीति होता है ना, जैसे मान लो हमारा ये भारत है कुछ इस प्रकार का, ठीक है, ये मान लो हमारा ये भारत है, मैंने तो ये कंप्यूटर पे सही नहीं बनाया, देखो ये भारत है। भारत की जो विदेश नीति है ये हमारा हो गया पूरा विदेश नीति, मान लो। अब विदेश नीति जो है ना, विदेश नीति में कई सूक्ष्म और तकनीक पहलू शामिल होते हैं। तो छोटे छोटे तकनीक पहलू है ना, इसमें कहीं ना कहीं क्या बात होती है कि हमारे भारत का जो विदेश नीति है उसमें कहीं ना कहीं जो हमारे क्षेत्र के विशिष्ट विशेषज्ञ है ना, उनकी बात यहाँ पे करते हैं। जैसे समुद्री रक्षा, साइबर कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून। थिंक टैंकों के पास विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और विषयों के विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, इसमें कहना क्या कहते हैं कि विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है, जो सरकार को उन जटिल मामलों पर सटीक विशेषज्ञ सलाह दे सकते हैं या देते हैं, जिन्हें समझने में पारंपरिक नौकरशाही को अधिक समय लग सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे प्रश्न है। अब ये प्रश्न आपको मैं कहता हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 101% ये क्वेश्चन हमारा रिपीट होगा आपके एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन आपको देखकर समझ कर चलना है, ताकि आपके पेपर बहुत ही अच्छे हो सकें। देखो, मेरा मेन लक्ष्य ये है कि आप अपने पेपर में अच्छे नंबर लो, प्लस आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाए। ठीक है, उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़े, आप पूरा देखो, आपको वीडियो बार बार देखना पड़े, बार बार देखो, लेकिन आपको ये चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्लस इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, देखो, सोवियत काल, जब हमारा सोवियत काल चल रहा था, यानी कहीं ना कहीं शीत युद्ध का दौर चल रहा था, तो उसके पश्चात जो है भारत और रूस का जो संबंध है वो कैसा था। जो भारत देश है, ठीक है, और जो रूस है, उन दोनों का संबंध सोवियत काल यानी शीत युद्ध के दौर के समय कैसा था। ठीक है, देखो, रूस मतलब उस समय सोवियत संघ ही था। ठीक है, देखो, सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत रूस संबंधों यानी इंडिया रसिया रिलेशन जो है, इसने विचारधारा से हटकर व्यवहारिक हितों और बहुध्रुवीय दुनिया पर आधारित रणनीतिक साझेदारी का रूप लिया। ठीक है, सोवियत काल के पश्चात भारत रूस संबंध कैसे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। 1991 के बाद क्या होता है, जब शीत युद्ध की समाप्ति होती है। अब देखो, 1991 के बाद से दोनों देशों ने पारंपरिक सैन्य ऊर्जा और अंतरिक्ष, ठीक है, अंतरिक्ष और व्यापारिक क्षेत्रों में अपने सहयोग को लगातार मजबूत किया है। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, यानी आपको मैं बताऊं, देखो, सोवियत संघ जो है ना वो और कोई नहीं, रूस ही है। रूस को ही जो है ना उस समय सोवियत संघ कहते थे, और इसके अंदर जो है ना गणराज्य बने हुए थे, यानी छोटे छोटे राज्य मिलकर जो है बड़ा सा महाशक्ति बनाते हैं, वो था ये। लेकिन जब ये महाशक्ति अलग हो जाती है, सभी गणराज्य टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तब रूस सामने आता है। हालांकि सोवियत संघ भी एक रूस ही था, लेकिन उसके अंदर बहुत छोटे छोटे गणराज्य थे, सब अलग हो गए, टूट गए 1991 के बाद। और जब वो टूट गए तो सोवियत संघ जो है ना वो अलग हो गया, यानी कहीं ना कहीं रूस अपना आ गया बाहर। रूस अब रूस बन गया, उसको सोवियत संघ नहीं कहते थे 1991 के बाद। अब जब रूस आजाद हो गया या युद्ध समाप्त हो गया, तो 1991 के बाद दोनों देश, जैसे हमारा भारत हो गया और रूस हो गया, इन दोनों ने क्या किया ना, पारंपरिक सैन्य ऊर्जा, अंतरिक्ष और व्यापारिक क्षेत्रों में अपने सहयोग को लगातार बढ़ाया। पहले क्या था कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा था, जिसको शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो उस समय क्या था कि भारत गुटनिरपेक्षता की नीति रखती थी। क्यों रखती थी कि भाई दोनों ही महापावर शक्तिशाली देश हैं। ठीक है, अगर किसी से भी हाथ मिला लिया, अगर मैंने अमेरिका से हाथ मिला लिया तो सोवियत संघ नाराज हो जाएगा, सोवियत संघ से हाथ मिला लिया
तो अमेरिका नाराज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोनों से बराबर दूरी बनाकर उस समय भारत ने रखा। लेकिन जब भारत ने देखा कि 1991 में जो है सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, रूस आजाद हो जाता है और रूस उभर कर सामने आता है। ठीक है, यानी रूस कहीं ना कहीं अब सोवियत संघ नहीं रहा, वो रूस बन गया कि वो हार गई, आजाद हो गई। ठीक है, तब उस समय भारत क्या करता है कि भारत ये सोचता है कि चलो अब महाशक्तियां तो है नहीं कोई, अब जो है मैं रूस के साथ अपना संबंध अच्छे कर लेता हूँ। पहले क्या था कि मैं रूस के साथ बराबर संबंध रखता था और अमेरिका के साथ भी बराबर रखता था, लेकिन जब युद्ध समाप्त हो गया तो भारत ने ये सोचा कि अब मैं जो है रूस के साथ संबंध बहुत ही अच्छे कर लेता हूँ। तब क्या किया उसने, आने वाले टाइम में संबंध जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे कर लिए थे। जैसे 1991 में हो गया अपना विघटन, यानी अंत हो गया या पतन हो गया। तब एक तरफ था सोवियत संघ, एक तरफ था अपना सोवियत संघ, और वर्सेस में कर देते हैं अमेरिका। ठीक है, एक हो गया अमेरिका। अब अमेरिका जीत गई, वो अलग बात हो गई। ठीक है, अब सोवियत संघ जब टूट गया, हार गया, तो रूस अब एक अकेला बच गया। रूस अब अकेला बच गया। तब उस समय क्या था कि भारत ने सोचा कि अब रूस हो गया अलग, तो अब मैं रूस के साथ संबंध अच्छे बना लेता हूँ। ठीक है, अब आपको मैं एक बात बताता हूँ। क्वेश्चन हमारा कहता है सोवियत काल के पश्चात, सोवियत काल यानी शीत युद्ध के दौरान रूस के साथ संबंध कैसे थे, प्लस जब हमारा शीत युद्ध समाप्त हो गया था, दोनों महाशक्तियां अलग हो गई थी, तब कैसा संबंध था। तो दोनों में आपको फर्क क्या रखना है, दोनों में फर्क ये रखना है कि जब शीत युद्ध चल रहा था तो भारत ने जो है सोवियत संघ यानी रूस के साथ गुट निरपेक्षता की नीति रखी थी, ना दोस्ती किया ना लड़ाई किया। लेकिन जब रूस हार गया, रूस सामने आ गया, टूट गया, तब भारत ने क्या किया, रूस के साथ संबंध स्थापित किए। वहां पर कहीं ना कहीं पारंपरिक सैन्य शक्ति बढ़ाया, ऊर्जा को लेकर अंतरिक्ष और जो भी व्यापारिक क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं सहयोग किया बराबर का। संबंध धीरे धीरे सुधारते चले गए। समझ गए। अब हम बात करते हैं आगे। देखो सोवियत काल के पश्चात भारत और रूस का संबंध। देखो पहला पॉइंट आपके सामने है सामरिक और रक्षा सहयोग। शीत युद्ध के बाद रक्षा संबंधों का स्वरूप मात्र क्रेता विक्रेता से बदलकर संयुक्त अनुसंधान विकास और उत्पादन तक पहुंच गया। देखो जब यहाँ शीत युद्ध समाप्त हो गया ना, तब रूस और भारत दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा रिलेशनशिप हो जाता है। ठीक है, यानी बहुत बड़ा संबंध हो जाता है, दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है, चाहे वो सैन्य रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, ठीक है, या फिर किसी भी रूप से हो, इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं संबंध अच्छा बनता है। देखो पॉइंट है आपके सामने संयुक्त परियोजनाएं, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली और सुखोई विमानों तथा T-90 टैंकों का भारत में लाइसेंस उत्पादन इसका प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, प्लस सैन्य अभ्यास, दोनों देश नियमित रूप से इंद्र जैसे संयुक्त त्रिकोणीय सैन्य अभ्यास आयोजित करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा उस समय का संबंध। देखो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। मेन बात क्या है ना कि जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो रूस सामने आता है। अब रूस जब सामने आता है तो भारत कहीं ना कहीं उससे बातचीत कर सकता है, हाथ मिला सकता है, दोस्ती बना सकता है, तो भारत वही करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपके सामने है विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी। देखो विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी क्या है। वर्ष सन 2000 में दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। जो हमारा भारत है, ठीक है, प्लस हमारा जो रूस है, इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने रणनीतिक साझेदारी की घोषणा कर दी। इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, जिसे 2010 में बढ़ाकर विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर पहुंचा दिया गया। इसके तहत क्या होता है, वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन होते हैं जो दोनों देशों के राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं उनके बीच में होते हैं। ठीक है, सन 2000 की बात है
और 2000 से लेकर सन 2010 का जो दशक है, इस समय बहुत ही बदलाव आ जाता है इन दोनों में, समझ रहे हो, बहुत ही बदलाव आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देख के चलना है। अब हम बात करते हैं ऊर्जा सहयोग। ये भी हमारा कहीं ना कहीं भारत और रूस के संबंध में अगला पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तीसरा पॉइंट आपके सामने है ऊर्जा सहयोग। देखो, परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा के क्षेत्र में रूस भारत का एक प्रमुख भागीदारी रहा। जो रूस है वो कहीं ना कहीं भारत का एक जो प्रमुख भागीदारी है वो रहा ऊर्जा के मामले में। जैसे हो गया अपना परमाणु ऊर्जा, रूस के सहयोग से तमिलनाडु ने जो है कुडनकुलम परमाणु और ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया गया। कच्चा तेल और गैस, हाल के भू राजनीतिक परिवर्तनों के बाद भारत ने रूस से ऊर्जा आयात यानी सस्ता कच्चा तेल में भारी वृद्धि की। ठीक है, चौथा आपके सामने पॉइंट है भू राजनीतिक मंच और बहुध्रुवीय विश्व। ठीक है, भारत और रूस दोनों एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का समर्थन करते हैं। ठीक है, दोनों देशों का मानना है कि किसी एक देश का दबदबा नहीं होना चाहिए। रूस लगातार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी, अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि यूएनएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। आपके लिए ये क्वेश्चन है, अब देखते हैं कौन कौन कमेंट करके बताता है। भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता रहा है। ठीक है, इसके अलावा दोनों देश जैसे ब्रिक्स हो गया और संघाई सहयोग संगठन एससीओ जैसे मंचों पर मिलकर काम करते हैं। ये हो गया हमारा राजनीतिक मंच बहुध्रुवीय, जब हो जाता है हमारा विश्व, जब विघटन हो जाता है तब। देखो, पांचवा पॉइंट आपके सामने है अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी। देखो, अंतरिक्ष अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में सोवियत संघ के साथ शुरू हुआ सहयोग बाद में वर्षों में क्या हुआ, जारी रहा। गगनयान मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण और क्रायोजेनिक इंजन तकनीक जैसे क्षेत्रों में रूस ने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। वर्तमान में बदलते विश्व परिदृश्य और पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत और रूस के संबंध स्वतंत्र और अटूट बने हुए हैं, जो आपसी विश्वास है और साझा रणनीतिक हितों पर टिके हुए हैं। ये हो जाता है हमारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, यानी कहीं ना कहीं रूस के साथ भारत का और रूस दोनों के बीच में अंतरिक्ष को लेके क्या क्या प्रौद्योगिकी की व्यवस्था है वो आपने यहाँ पर समझा। अब हम बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों की चर्चा कीजिए। जो भारत की विदेश नीति है ना, उसके क्या क्या उद्देश्य हैं, ये मैं आपको कह दूं, ये इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा है। जो मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूं ना, आप पेपर में देखना वो क्वेश्चन आ जाएगा। देखो, भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों की चर्चा कीजिए। आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, आपको वीडियो पूरा देखना है। ठीक है, भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों की चर्चा कीजिए। भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो है राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। यानी भारत का जो पहला उद्देश्य है विदेश नीति का वो है राष्ट्रीय सुरक्षा, यानी हमें विदेश नीति इसलिए बनाना है कि हमारा जो राष्ट्र है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित हो सके। ठीक है, सुरक्षा मिले अपने राष्ट्र को, अपना राष्ट्र बेहतर बने, वहाँ कहीं ना कहीं किसी प्रकार की परेशानियां ना हो। ये हमारा भारत की विदेश नीति का उद्देश्य है। विदेश नीति मतलब अपने देश के अलावा अन्य देशों के साथ संबंध बनाना, नीति बनाना, उसी को कहते हैं विदेश नीति, यानी अपने देश के अलावा किसी देश के साथ नीति बनाना। ठीक है, तो अगर हम किसी और के साथ विदेश नीति बनाते हैं तो उसका उद्देश्य पहला क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा। आपको पेपर में पॉइंट बना देना है राष्ट्रीय सुरक्षा। ठीक है, आर्थिक विकास के लिए दूसरा पॉइंट आप बनाओगे आर्थिक विकास के लिए, यानी भारत की जो विदेश नीति है, विदेश नीति का अगला उद्देश्य है आर्थिक विकास। यानी कहीं ना कहीं हम विदेश नीति करेंगे तो विदेश नीति का हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि हम कहीं ना कहीं अपने देश का आर्थिक विकास भी करेंगे।
अनुकूल वैश्विक वातावरण तैयार करना। अगला पॉइंट हमारा उद्देश्य में बन जाएगा, जो अनुकूल वैश्विक वातावरण है वो तैयार करना। अगला क्या है? अगला है अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट बन जाएगा नीति के उद्देश्य का कि अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, यानी विश्व के अंदर जो शांति है उसको बढ़ावा देना। ठीक है। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना और विदेशों में बसे भारतीय प्रवासियों के हितों की रक्षा करना। एक ये भी हमारा उद्देश्य का अगला पॉइंट हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको कम से कम 6 पॉइंट मिल गए। आप ये 6 पॉइंट बनाकर अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा इस टॉपिक के लिए। देखो आपके सामने भारत की विदेश नीति के जो प्रमुख उद्देश्य हैं, उसमें हमारा जो पहला उद्देश्य मैंने आपको बताया था वो क्या था? राष्ट्रीय सुरक्षा, यानी नेशनल सिक्योरिटी। जो राष्ट्रीय सुरक्षा यानी अपने देश की सुरक्षा की बात होती है। जैसे मान लो मैप का आपके सामने बनाया और ये है इंडिया का मैप या इंडिया का नक्शा। अब जब इंडिया विदेश नीति करता है अन्य देशों के साथ, तो उसका जो पहला उद्देश्य होता है नीति करने का, वो होता है अपने राष्ट्र की सुरक्षा करना। यानी अगर भारत विदेश नीति करता है तो उस करने का जो प्रमुख पहला उद्देश्य है वो है अपने देश की सुरक्षा करना। क्योंकि आदमी नीति, जैसे मान लो आदमी विदेश नीति कर रहा है तो वो यही सोच के कर रहा होगा कि अपने राष्ट्र को कहीं ना कहीं अच्छा बनाना है। अपनी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता की पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक जो सुरक्षा के खतरे हैं। देखो सुरक्षा या खतरे के दो प्रकार थे, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। जैसे आतंकवाद, ठीक है, और साइबर हमले, जो साइबर हमले होते हैं से रक्षा करना और विदेश नीति की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये हमारा हो जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा। और राष्ट्रीय सुरक्षा के अंदर हमारा क्या क्या आ जाता है? आतंकवाद आ जाता है, साइबर हमले आ जाते हैं। ठीक है। इसके बाद पारंपरिक जो खतरे हैं और गैर पारंपरिक जो खतरे हैं, ये सभी चीज आ जाती हैं। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा में हम इन सभी चीजों की सुरक्षा की बात करते हैं। ये हो गया राष्ट्रीय सुरक्षा पहला उद्देश्य। अब हम बात करते हैं भारत की विदेश नीति का अगला उद्देश्य। भारत की विदेश नीति का जो अगला उद्देश्य है वो है आर्थिक विकास, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। देश के समावेशी आर्थिक विकास, विदेशी निवेश आकर्षित करने, तकनीक के हस्तांतरण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एकीकरण के लिए अन्य देशों के साथ राजनयिक और व्यापारिक संबंध स्थापित करना। आर्थिक विकास का मतलब ये होता है कि हम भारत, यानी भारत जो है वो विदेश नीति करेगा, लेकिन वो करेगा तो उसका एक उद्देश्य ये भी रहेगा कि अपने देश का आर्थिक विकास करना है। ठीक है। जिसमें वो क्या बात करेगा? वो बात करेगा व्यापारिक रूप से। ठीक है। यानी व्यापार को लेकर ये सब चीज़ वो बात करेगा कहीं ना कहीं। आर्थिक का मतलब तो पैसे से जुड़ा ही हुआ होता है। ठीक है। तो देश अगर विदेश नीति करता है तो वो कहीं ना कहीं अपने आर्थिक विकास की भी उद्देश्य रखता है। ठीक है। उद्देश्य का मतलब होता है कि अगर भारत की विदेश नीति हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसका उद्देश्य क्या है। तो उसका पहला उद्देश्य था राष्ट्रीय सुरक्षा, दूसरा था आर्थिक विकास। ये सभी बहुत ही मेन पॉइंट है। तीसरा पॉइंट आपके सामने है वैश्विक शांति व सहयोग। ठीक है। ये हो जाता है, देखो वैश्विक शांति का मतलब होता है विश्व के अंदर शांति और सहयोग। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का सम्मान करते हुए अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण सम्मान करना। जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद है ना, उनका शांतिपूर्ण समाधान करना। जो अंतर्राष्ट्रीय जो भी मामले होते हैं उनका समाधान करना, उनको सुलझाना और उसको बढ़ावा ना देना। परमाणु निशस्त्रीकरण का समर्थन करना। जो परमाणु है वो कहीं ना कहीं जो शस्त्र है उसके रूप में ना उभरे। ठीक है। इसका समर्थन करना और वैश्विक शांति बनाना, अभियान में सक्रिय योगदान देना। वैश्विक शांति के लिए कहीं ना कहीं अभियान चलाना, उसमें कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी देना। अगला पॉइंट आपके सामने है वो है रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीय विश्व। ठीक है। किसी भी सैन्य गुट में शामिल ना होने की नीति, जिसे कूटनिरपेक्षता का पालन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर स्वतंत्र और राष्ट्रीय हित आधारित रुख अपनाना।
ये हो जाता है हमारा किसी भी गुट में शामिल ना होना, सैन्य गुट जो है उसमें शामिल ना होना, दोनों उस गुट से दूरी बनाए रखना। ये हो जाता है रणनीतिक स्वायत्ता और बहुध्रुवीय विश्व। ये भी हमारा उद्देश्य हो जाएगा विदेश नीति का। अगला जो पॉइंट आपके सामने है, यानी अगला जो उद्देश्य आपके सामने है, वो है भारतीय प्रवासियों के हितों की रक्षा करना। जो भारत के प्रवासी हैं उनके हितों की रक्षा करना, मतलब भारत के अंदर जो भी जनता है उनके हितों की रक्षा करना। ये हो जाएगा हमारा विदेश नीति का अगला उद्देश्य। विदेशों में रह रहे लगभग 1.7 करोड़ से लेकर उनसे अधिक भारतीयों के अधिकारों, सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करना, ये हो जाएगा हमारा इम्पोर्टेंट। अब हमारा ये क्वेश्चन तो हो गया कि भारत की विदेश नीति के जो उद्देश्य थे वो क्या थे, ये मैंने आपको बता दिया। अब हमारा जो पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है ये भी इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें शीत युद्ध की बात हो रही है। क्वेश्चन आपके सामने पढ़ूं तो शीत युद्ध के बाद भारत की विदेश नीति की व्याख्या कीजिए। जब शीत युद्ध समाप्त हो गया सन 1991 में, तो उस समय से लेकर आज तक भारत की विदेश नीति कैसे थी, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताना है। देखो, शीत युद्ध के बाद भारत की विदेश नीति में एक ऐतिहासिक बदलाव आया, जिसमें गुट निरपेक्षता की पारंपरिक सोच से हटकर आर्थिक उदारीकरण ये हो गया। बहुपक्षीय और कूटनीति और रणनीतिक स्वायत्ता पर जोर दिया गया। 1991 के बाद इसकी मुख्य व्याख्या निम्नलिखित प्रमुख चरणों और विशेषताओं में की जा सकती है। अब हम समझते हैं इसकी मुख्य जो चरण है या इसकी जो मुख्य व्याख्या है, पॉइंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, हमारा पहला पॉइंट है वो है आर्थिक कूटनीति और उदारीकरण। सोवियत संघ के पतन और 1991 के आर्थिक संकट के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति को अपनी आर्थिक जरूरतों के साथ जोड़ा, जैसे व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के ये भारतीय बाजार खोले, यानी ओपन डोर पॉलिसी। ये हमारा हो जाएगा मुक्त बाजार। ये हमारा उस समय जब आर्थिक संकट आया था, उसके बाद जब शीत युद्ध समाप्त हो गया था 1991 में, विश्व बहुध्रुवीय हो गया था, अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया था, ठीक है, कोई महाशक्तियां नहीं थी विश्व के अंदर, कोई युद्ध नहीं चल रहा था। तब क्या किया भारत ने? आर्थिक संकट से उभरने के लिए ओपन डोर पॉलिसी अपनाया और व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए बाजार खोल दिए, ठीक है, उस समय के बाद। दूसरा पॉइंट आपके सामने है अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ घनिष्ठता का मतलब ये होता है दोनों के बीच में दोस्ती, अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ। देखो, शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के करीब रहने वाला भारत अब अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी और रक्षा संबंधों को बहुत आगे बढ़ा चुका है। क्वाड जैसे मंचों पर भारत की सक्रियता हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की नीति का हिस्सा है। तीसरा पॉइंट आपके सामने है एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट की नीति। देखो, भारत ने अपनी कूटनीति का विस्तार करते हुए आसियान, अब मुझे आप कमेंट करके बताओगे आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है। देखो, देशों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ किया, जो अपने पहले की लुक ईस्ट नीति का उन्नत रूप है। इसके साथ ही दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग पर विशेष ध्यान दिया गया, ठीक है। देखो, चौथा आपके सामने पॉइंट है बहुपक्षीय गुट निरपेक्षता या मल्टी अलाउनमेंट, ठीक है। देखो, वर्तमान में भारत किसी एक महाशक्ति के खेमे, देखो महाशक्ति या खेमे का मतलब है दो टीम थी या दो गुट थे या दो खेमे थी। तो वर्तमान में भारत किसी एक महाशक्ति के खेमे में शामिल होने के बजाय दुनिया के सभी प्रमुख ध्रुवों जैसे अमेरिका, रूस, यूरोप के साथ स्वतंत्र रूप से अपने राष्ट्रीय हितों
के आधार पर संबंध बनाता है। उदाहरण के लिए आप मान सकते हो भारत एक तरफ क्वाड में शामिल है और वही दूसरी तरफ ब्रिक्स में भी शामिल है, क्योंकि ब्रिक्स में जो बी है इसका मतलब होता है भारत। ठीक है। और शंघाई सहयोग संगठन SCO का भी सक्रिय सदस्यता कर रहा है। यानी आप कह सकते हो तीन चीज यहाँ पर है, ब्रिक्स हो गया, SCO हो गया और अपना तीसरा ये हो गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं अपना पांचवा पॉइंट। देखो, रणनीतिक स्वायत्तता और रक्षा आत्मनिर्भरता। भारत वैश्विक मंचों पर इंडिया फर्स्ट के दृष्टिकोण का पालन करता है। रूस यूक्रेन युद्ध जैसे वैश्विक संकटों के दौरान भी भारत ने किसी के दबाव में आने के बजाय अपनी स्वतंत्र विदेश नीति, जैसे अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए तेल आयात करना और यानी इनको प्राथमिकता देना। इसमें क्या होता है कि भारत ने जो है ना, वैश्विक संकटों के दौरान भी भारत ने कहीं ना कहीं अपने हिसाब से जो भी चीज़ चाहिए था वो लिया, आयात किया। जैसे अपना ऊर्जा की ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं उसको आयात किया और इसको प्राथमिकता दी। ठीक है। अब बात करते हैं अपना छठा पॉइंट, जैसे हो गया अपना ग्लोबल साउथ का नेतृत्व। भारत खुद को विकासशील देशों की आवाज़ के रूप में प्रस्तुत करता है। भारत कहता है कि मैं विकासशील हूँ। ठीक है, आवाज़ के रूप में प्रस्तुत करता है। और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका तथा कोटे द्वीप जैसे देशों के साथ जलवायु परिवर्तन, ऋण संकट, ऋण मतलब टैक्स से जुड़ा हुआ जो संकट है वो, और विकास के मुद्दों पर अपनी साझेदारी मजबूत कर रहा है। अब आपने क्या समझा, 1947 से लेकर 1960 से लेकर 70 से लेकर 90 से और 2010 और इससे लेके अब तक, इस समय तक आपने कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के बारे में भी समझा, प्लस आपने ये समझा कि भारत की विदेश नीति युद्ध के दौरान कैसे थी, बाद में कैसी हो गई, भारत की विदेश नीति का जो उद्देश्य है वो क्या क्या है, सब आपने उसमें समझा। और प्लस मैंने आपको इसमें 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, तो इसको आपको देखकर चलना है ताकि आपके पेपर बहुत अच्छा हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके आप मुझे ये बताएं कि जो मैंने आपको 2 फुल फॉर्म पूछा है वो बताना है, प्लस आपको वीडियो कैसा लगा ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।